धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मोदी सरकार आज अपने 4 साल पूरे होने पर जश्न मना रही है। तरह तरह के दावे कर रही है कि हमने अपने इतने वादे पूरे कर दिए। कितने वादे पूरे कर दिए? उतने वादे पूरे कर दिए। बहुत सारी बहसें चल रही हैं। विपक्ष के लोग हैं वो भी उनके वादों पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। वो चल रहा है उनका पूरा, और बंपू मीडिया भी अपने पूरे मामले में लगा हुआ है। मैं कुछ इस मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूं जिस पर आपको सोचना चाहिए। आप लोग अगर एक अच्छा लोकतंत्र चाहते हैं तो आपको अच्छे पत्रकार, अच्छे वकीलों, अच्छे जजों, अच्छे अधिकारियों के समर्थन में, अच्छे नेताओं के समर्थन में खड़े होकर बोलना सीखना पड़ेगा। आपके अंदर जो ये खामोशी तारीख की जा रही है ना, मैं एक बार जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कवर कर रहा था। मुझे जेएनयू के छात्र संघ के जो अध्यक्ष थे मोहित पांडे, वो मुझे मिल गए वहाँ पे। फिलहाल नहीं है वो, पहले थे, मतलब छात्र संघ अध्यक्ष। मैंने उनसे पूछा आप लोग रोज़ प्रोटेस्ट करते हो, यहाँ प्रोटेस्ट करते हो, वहाँ प्रोटेस्ट करते हो, रोज़ाना कुछ ना कुछ करते हो, इससे होता क्या है? कुछ होता तो दिखता है नहीं। जैसे आजकल लोग कहते हैं अरे विपक्ष कुछ कर तो पा नहीं रहा है, विपक्ष पे कुछ हो तो रहा नहीं है, ये वो। तो उसने जो चीज़ उन्होंने मुझे कही वो मुझे लगी कि वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे भी आपसे वो शेयर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम जिंदा हैं, हम ये कहना चाहते हैं, हम जिंदा कौमें हैं, हम ये कहना चाहते हैं इस सरकार को। और सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं हो सकता है। किसी पार्टी के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं हो सकता है। अपने विचार रखना लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रहते हुए, संवैधानिक दायरों का पालन करते हुए कुछ गलत नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा परसेप्शन पिछले 4 साल के दौरान हमें जगह जगह बार बार देखने को मिला है कि सरकारों के खिलाफ बोलना अब देश के खिलाफ बोलना हो गया, किसी पार्टी के खिलाफ बोलना अब किसी धर्म के खिलाफ बोलना हो गया। इस तरीके से पूरा एक परसेप्शन बन गया। मैं बात करना चाहता हूं, कल रवीश कुमार ने अपने प्राइम टाइम शो के पहले हिस्से में दिखाया कि किस तरीके से लोग उनको व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर गालियां दे रहे हैं, माँ की, बहन की, बेटियों की, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, जान से मारने की पूरी धमकियां दे रहे हैं। कह रहे हैं, अगर फ़ोन भी किया उनके एक साथी ने, उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, किसने तुझे ऐसे उकसाया है, तो वो कह रहा है मैं फ़ौजी हूँ। बाद में उन्होंने उसका प्रोफाइल भी दिखाया कि हाँ वो वाकई में फ़ौजी था, CISF का पूरा। पहले वो कह रहा है कि मैं ऑफिस में आके घुस के जान से मार डालूंगा। कहाँ से इतनी नफरतें आ रही हैं? वो जो एक चीज़ निकल के आई सारी बात के अंदर, उन्होंने कहा कि हिंदू विरोधी है रवीश कुमार। तो मैं आज ये जो हिंदू विरोधी वर्ड है ना, इसी पे बात करना चाहता हूँ। अगर आपने रवीश कुमार का वो प्राइम टाइम शो नहीं देखा है तो मैं आपके सामने थोड़ा सा रख देता हूँ, थोड़ी सी झलक देख लीजिए। बाकी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप पूरा का पूरा वहाँ देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा यहाँ रखूँगा तो खबर आधा घंटे से ऊपर की हो जाएगी। और हम समझ सकते हैं आपकी मजबूरी है, आपका डाटा भी खर्च होता है। सब लोगों को फेसबुक भी चलाना है, व्हाट्सएप भी चलाना है, सोशल मीडिया पर भी काम करना है, और कुछ एंटरटेनमेंट भी देखना होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो खबर ही खबर देखते हैं। तो यहाँ मैं थोड़ा सा रख रहा हूँ, उसे देख लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के सूचना व प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौर भले ही पुशअप करने में दुनिया में नंबर 1 के मंत्री हो जाएं, मगर प्रेस की आजादी के मामले में भारत का स्थान काफी नीचे है। 180 देशों में 138वें नंबर पर। पिछले साल से इस साल 2 पायदान नीचे आ गया। दुनिया भर में नफरत की भाषा, सोच को लेकर चिंता जताई जा रही है, शोध हो रहे हैं, इसे रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भारत में हम अभी तक यही कहते रहे हैं, इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। इस बीच हमारे ध्यान न देने का लाभ उठाकर इनकी पूरी फौज तैयार हो गई है, जिलों कस्बों में फैल गई है। जिन ट्रोल को हम अनजान समझते थे, कंप्यूटर पर नकली आईडी से बनी सेना समझते थे, वो अब अपना नकाब उतार चुके हैं। वो तरह तरह के ऐसे संगठनों के सदस्य के रूप में सामने आ रहे हैं जिनके आगे कभी हिंदू तो कभी गौ रक्षा तो कभी सनातन लिखा होता है। इनका मकसद धर्म की सेवा कम, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाना ज्यादा रह गया है। ये सब व्हाट्सएप मैसेजेस देखिए किस तरह से आए हैं। अभी हाल ही में पटना के कशिश न्यूज चैनल के पत्रकार संतोष सिंह ने 5 घंटे का लंबा कार्यक्रम दिखाया, जिसमें बताया कि बिहार में ही ऐसे 80 से अधिक संगठन हैं जिनमें नौजवानों को शामिल कर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद दिया जाता है, फिर तलवारें दी जाती हैं ताकि वे इस भाव में रहें कि कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। यही वो लोग हैं जो पत्रकारों को या असहमति रखने वालों को ट्रोल करते हैं, धमकी देते हैं मारने की और बलात्कार करने की। फिर त्योहारों के मौके पर हाथों में तलवार लेकर गलियों में निकलते हैं, हालात बिगाड़ते हैं। कई बार माँ बाप को पता नहीं होता, रिश्तेदारों को पता नहीं होता कि उनका बच्चा ऐसे संगठनों में जाकर उन्मादी होने की ट्रेनिंग पा रहा है। हालत यह है कि हम जैसे पत्रकारों के व्हाट्सएप नंबर पर गालियां छोड़िए, मारने और बलात्कार की धमकियां सामान्य हो गई हैं, और वो भी अब अपने नाम से लिखने लगे हैं। स्वतंत्र पत्रकार राणा आयूब के साथ पिछले दिनों जो हुआ वो भयावह है।
राणा अयूब की तस्वीर तो एक अश्लील वीडियो पर चिपकाकर उसकी तस्वीर घुमाई गई ताकि लोगों की नजर में उन्हें बदनाम किया जा सके। ऐसा क्या गुनाह कर दिया उन्होंने, उस पत्रकार ने, कि इतने बड़े देश को इतना खतरा हो गया कि एक राजनीतिक विचारधारा से जुड़े लोग उसके साथ ऐसा करने लगे। अब यहाँ मेरा सवाल पैदा होता है, हमें कैसे पत्रकार चाहिए, हमें किस तरीके के पत्रकार चाहिए? वो जो लोग देश के लिए शहीद हो जाए और हम उनकी कहीं पे एक प्रतिमा खड़ी कर दें या कोई फोटो लटका के हाथ चढ़ा दें और बस उनके नाम के आगे लिख दें शहीद। ऐसे पत्रकार चाहिए जो कुर्बान हो जाए बेवजह? आप लोगों को कैसे पत्रकार चाहिए, ये आपको सोचना पड़ेगा। सबसे पहला मेरा सवाल यही है। तो मेरा साफ ये कहना है कि हमें ऐसे पत्रकार नहीं चाहिए जो शहीद हो जाएं, कुर्बान हो जाए बेवजह, ऐसे लोगों के ज़रिए कुर्बान कर दिए जाएं, शहीद कर दिए जाएं। हमें ऐसे पत्रकार चाहिए जो हमारे देश और समाज को एक दशा और दिशा देने का काम कर सके और सरकार को आंखों में आंखें डाल के आईना दिखाने की जरूरत कर सके, जैसे अमेरिका में मीडिया कर रहा है। अब इससे बाद एक चीज़ शुरू हो जाती है। जब रवीश कुमार ने पूरा रख दिया तो क्या चीज़ें पैदा होती है? सबसे पहली चीज़ पैदा होती है उनकी सुरक्षा की। तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि सरकार को इस पूरी स्टोरी के सामने आने के बाद, इस प्राइम टाइम शो और सामने आने के बाद उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए। और वो दिल्ली में रहते हैं, इसलिए सुरक्षा देने की जिम्मेदारी भी बनती है मोदी सरकार की, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो मोदी सरकार के अधीन काम करती है। दूसरे, बगैर मांगे उनको सुरक्षा दी जाए, जब उन्होंने सब प्राइम टाइम शो में दिखा दिया है। क्योंकि अगर वो मांगेंगे ना तो ये जो ट्रोल है, ये जो भोंपू मीडिया है और जो इस पार्टी के प्रवक्ता हैं या सरकार के जो मंत्री नेतागण हैं, तो वो कहेंगे देखो खुद को इसलिए ट्रोल करा रहे हैं रवीश कुमार ताकि सुरक्षा ले सकें, ताकि पुलिस की सुरक्षा ले सकें, सरकार से सुरक्षा हासिल कर सकें, इसलिए ट्रोल का ड्रामा कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि जब 100 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में तिहाड़ जेल से जाने वाला पत्रकार बाहर आकर काला कोट पहन के घूम सकता है और उसको Y+ सिक्योरिटी दी जा सकती है, 100 करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में जो जेल गया, तो रवीश कुमार को, जिन्हें रोज इस तरीके से गालियां दी जा रही हैं, गाड़ी से पीछा किया जा रहा है, तो इनको सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती है? अगर इनको सुरक्षा नहीं दी गई तो हम समझेंगे कि इस देश में जो सरकार है वो चाहती है कि ऐसे पत्रकार और ऐसे विचारक और ऐसे जो बेखौफ होकर लिखने वाले लोग हैं वो ना रहें, भोंपू रहे सिर्फ। वो इसलिए भोंपुओं को सुरक्षा दे रही है, लेकिन जो ऐसे बेखौफ और बेबाक तरीके से लिख रहे हैं और बोल रहे हैं उनको वो सुरक्षा नहीं देनी चाहती, क्योंकि सुरक्षा मांगने पर, जैसा मैंने कहा, कि वो ट्रोल करने लगेंगे कि लो विक्टिम कार्ड खेलकर सुरक्षा मांगने पर आ गया। अभी तक के इतिहास पे नज़र डालें तो ऐसे बेबाक और बेखौफ होकर लिखने वालों को सरकार ने कभी सुरक्षा देने की कोई पहल नहीं की और उनकी हत्याएं हुई हैं। 4 साल का रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखने जा रहा हूँ सरकार का, आप सुनिएगा, देखिएगा और सोचिएगा। सबसे पहले खैर पुराने किस्से को ले लेते हैं, उससे आपको समझ आएगा ज़्यादा। एक पुराना किस्सा है, डेरा सच्चा सौदा के जो प्रमुख है गुरमीत राम रहीम, जिन्हें लोग पिताजी कहते हैं, उनके भक्तगण, वो फिलहाल अभी जेल में बंद हैं। 10-20 साल की उनको सज़ा मिली है। 2 साध्वियों से उन्होंने दुराचार किया था। उस दुराचार की जो खबर सबसे पहले ब्रेक की थी, उन पत्रकार का नाम जानते हैं आप? रामचंद्र छत्रपति। वकील थे पेशे से, बाद में पत्रकारिता में आ गए और अपने यहाँ से, सिरसा से, सांदे टाइम्स निकालते थे वो, और उस अखबार का नाम था पूरा सच। और वो पूरा सच लिखने की उन्होंने जुर्रत, जसारत और हिम्मत की थी और कुछ ही महीने बाद उनका कत्ल कर दिया गया गोली मारकर। तो ये पत्रकार की हत्या हुई है। आज तक उस मामले में कोई फैसला नहीं आ पाया। वो आरोप लगे थे सिरसा डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर। ये हत्या हुई कब? जब सबसे पहला, जो आज भोंपू मीडिया ने खूब दिखाया ना, हनीप्रीत, अलाना, फलाना खूब दिखाया, लेकिन उस वक्त यही अकेले थे रामचंद्र छत्रपति जिन्होंने इस मामले को उजागर किया था। कुछ महीने बाद इनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन कभी भोंपू मीडिया ने उस मामले को उठाने की कोशिश तब तक नहीं की जब तक के साध्वी वाले मामले में राम रहीम को सज़ा नहीं हो गई। सज़ा होने के बाद खूब कहानियां दिखाने लगे। अब भी बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, दम है तो जाके दिखाइए ना, उनका स्टिंग ऑपरेशन करके, सब करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन जब किसी को सज़ा हो जाएगी उस दिन उसका पूरा इतिहास निकाल के दिखाने लग जाते हैं। दूसरा मामला हमारे पास चलते हैं, सितंबर 2017, इन्हीं के शासनकाल में, मोदी सरकार के शासनकाल में, कर्नाटक के गुलबर्गा में घर के बाहर हत्या की गई। महिला पत्रकार गौरी लंकेश की, जो जानी मानी देश की पत्रकार थी और बेबाकी से लिखती थी हमेशा जो हिंदुत्ववादी ताकतें, आपको समझना पड़ेगा, एक हिंदू है, जैसे स्वामी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी ने सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया। तो आपको समझना पड़ेगा हिंदू और हिंदुत्व,
ये आपको फ़र्क आना चाहिए। तो उसी तरीके से ये खुल के विरोध में लिखती थी और इनका पूरी एक धारणा जो इनकी लोगों के नज़रों में बनी हुई थी या बना रखी थी लोगों ने कि ये हिंदू विरोधी हैं। तो उनके घर के बाहर सितंबर 2017 में बाइक पर आए बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। इस मामले में जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम बता देता हूँ। हिंदू युवा सेना से जुड़ा केटी नवीन इस मामले में गिरफ्तार हुआ है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ रवीश कुमार ने जो कल दिखाया उनके साथ में बहुत सारे, उसमें एक लड़का बोल रहा था कि मैं बजरंग दल से हूँ, मैं काट डालूंगा, मैं मार डालूंगा, तो हिंदुओं का अपमान कर रहा है। तो यहाँ हिंदू सेना से जुड़े हुआ गिरफ्तार किया गया। इससे प्रमाणित होता है कि इनके जो हत्या करने में शामिल हैं वो हिंदुत्ववादी ताकतें, हिंदुत्ववादी संगठन जो हैं वो इसमें शामिल है। आगे चलते हैं। गोविंद पानसरे ये एक लेखक हैं, जाने माने थे, उनको जाना जाता था, दुनिया जानती थी। कोल्हापुर में इनकी फरवरी 2016 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस मामले में कब उनकी हत्या की गई थी पता? सुबह टहलने के लिए घर से निकले और अचानक बाइक पे आए दो लड़कों ने ताबड़तोड़ उन पर गोलियां बरसा दी। 16 साल के एक बच्चा जो स्कूल जा रहा था उसने पूरा आंखों देखा हाल पुलिस को बताया था। उसके बाद पुलिस ने समीर गायकवाड़ को गिरफ्तार किया। और देखिए, जब समीर गायकवाड़ को गिरफ्तार किया जो सनातन संस्था से ताल्लुक़ रखता था, बताते हैं, तो सनातन संस्था ने उसको बचाने के लिए या सनातन संस्था से यूं कहें जुड़े हुए 31 वकील कोर्ट के अंदर खड़े हो गए उसकी पैरवी में। उसी तरीके से ठीक जैसे दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में जब कन्हैया कुमार को पेश किया गया तो वकीलों का भी हिंदुत्व जाग गया और उन्होंने उनको खूब मारा, राष्ट्रवाद जाग गया था। तो राष्ट्रवाद भी आजकल वही हो गया ना, जो हिंदुत्व वाला राष्ट्रवाद है, जो एक पार्टी बता रही है, जो सरकार बता रही है, क्योंकि सरकार को क्रिटिसाइज करना अब देश को क्रिटिसाइज करना हो गया। ये एक नया परसेप्शन बन गया। तो इसलिए हम चिंतित हैं, जो हिंदुत्ववादी ताकतें रवीश कुमार को ऐसे धमकियां दे रही हैं, हम चिंतित हैं। हम अपने पत्रकारों को, हम अपने ऐसे लेखकों को जो लिख सकते हैं इस समाज के लिए बेबाक होकर, बेखौफ होकर, उन्हें हम शहीद नहीं करवाना चाहते, उन्हें हम ऐसे कुर्बान नहीं करवाना चाहते इन लोगों के आगे। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। 4 साल का जहां जश्न मना रही है वहां इस सरकार को जवाब देना। इसी सरकार के शासनकाल की बात कर रहा हूं। नरेंद्र दाभोलकर का नाम हमारे सामने है। ये जाने जाते थे, अपने साइंटिफिक तरीके से बताते थे कि लोग इस तरीके से आडंबर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बेबाकी के लिए जाने जाते। पुणे में अगस्त 2013 के दौरान इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने हिंदू जन जागृति समिति के नेता वीरेंद्र सिंह तावड़े को इसमें गिरफ्तार किया। नरेंद्र तावड़े भी जो हिंदू विरोधी इनके बताता था, उसका कहना था कि ये हिंदू विरोधी थे और वो भी सनातन सेना वाली जो है उससे जुड़ा हुआ था। 5वां नाम देख लीजिए, MM कलबुर्गी। इनका सितंबर 2015 में कर्नाटक के धारवाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पहले दरवाज़ा खटखटाया, 2 लड़के पहुंचे, कहा कि हम उनके शिष्य हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। जैसे ही कलबुर्गी दरवाजे पे आए, कुछ मिनट बात हुई, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसा के उनकी हत्या कर दी गई। तो तमाम की तमाम घटनाएं जो हैं उनमें सिर्फ एक चीज़ कॉमन है, एक तो गोली मार देना और दूसरा बाइक सवार बदमाशों द्वारा वारदात को अंजाम देना, तीसरा घर पे जाके वारदात को अंजाम देना ताकि ये बताना, देखो हम घर में घुस के मारेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आ रही हैं सामने। इसलिए आज 4 साल होने पर मोदी सरकार को इस पे भी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम पिछले साल की बात करें 2017 की, तो 9 से ज़्यादा पत्रकारों की हत्या हुई है। त्रिपुरा में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, पूरे देश में हत्याएं पत्रकारों की हुई हैं। तो मैं कहना ये चाहता हूँ सिर्फ कि जहाँ आप 4 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड ऐसा जारी कर रहे हैं तो वहाँ आप जारी ये भी बताइए, क्योंकि आपके शासनकाल के दौरान प्रेस की आज़ादी का जो ग्राफ है वो गिरता जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। 2017 में जहाँ हम 136वें नंबर पे थे, 2018 में अब 138वें नंबर पर आ गए हैं। तो साहब ज़रा इस पर भी सवाल का जवाब दीजिए और रवीश कुमार की सुरक्षा खुद सुनिश्चित करिए, क्योंकि उन्होंने प्राइम टाइम में वो चीज़ें दिखा सकते थे। पत्रकार अपनी चीज़ें रख सकता है, समाज के सामने वो रख चुके हैं, देश के सामने वो रख चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम देखेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारी का किस तरीके से पालन करते हैं। सिर्फ एक तरीके से फिर नहीं जुमलेबाजी, कोई गढ़ नहीं शुरू कर देते हैं, क्योंकि विकास तो 4 साल में पैदा कर नहीं पाए। आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट्स के रूप में आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। ऐसे ही फिर किसी सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।